आपने चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा मेहनत की, आपके नेता मुजफ्फर हुसैन साहब के लिए, ये जगत जाहिर बात है। इतना बड़ा मामला 2023 से आप अनशन पे बैठे थे, तो आपने ये बात उनसे चर्चा की इस विषय पे कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हैं, पालिका पे अधिकारी कमिश्नर से बात करें, वो ऐसी कोई बात की आपने उनसे? मैंने किसी से चर्चा नहीं की। मैंने कुछ एनजीओ वालों को बुलाया हूँ और उनसे चर्चा की, मेरे कार्यकर्ताओं से चर्चा की, मेरे भाइयों से चर्चा की, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। इलेक्शन का अलग माहौल था। इलेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारा, जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। तो लोगों ने हमको छेड़ छेड़ के सवाल किए, अगर मान लो मुजफ्फर हुसैन नहीं आया, मान लो मुजफ्फर हुसैन नहीं आया, तो दूसरा कौन आना चाहिए? मतलब नरेंद्र मेहता, वो भी सरतुरन नेता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, लेकिन हमारा फर्स्ट ऑप्शन था मुजफ्फर हुसैन, सेकंड ऑप्शन था नरेंद्र मेहता। और हम लोग खुद मार्केट में, समाज में लोगों के काम करते हैं, तो हमें मालूम है कि काम किस तरह होता है, तो हम खुद ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं ना। नहीं, कुछ नया नगर में लोगों में ये चर्चा है कि भाई नगर सेवक का चुनाव अमन शक्ति के अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं, इसके लिए अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं अवैध निर्माणों को तोड़वा कर। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार की बातों में ना आना। मेरे 3 बच्चे, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ राजू भाई, पूरे नया नगर को मालूम है। तो फिर क्यों लोग आपकी से चर्चा करके आपको चर्चित कर रहे हैं? देखो, मैं ना इलेक्शन लड़ा हूं ना लड़ूंगा। हाँ, इतना है कि जो समाज में हित में अच्छा काम करेगा, मैं उसको बैक करूंगा आगे। तो आप नरेंद्र चौहान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये आप आए मुद्दे पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद मेरा और सूखते रहेगा, मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा तो आप बोलेंगे डर गया। बराबर है। नरेंद्र चौहान एक ऐसे अधिकारी है जो महानगर पालिका में रहने के लायक नहीं है। उनको पूछो, 2023 के अंदर 21 मार्च 22 मार्च को जब मैं भूगर्ताल बैठा था, 23 मार्च को शाम को 4 बजे वो आए और उन्होंने मुझे वादा किया, मेरा वीडियो उसका, उन्होंने मेरे हाथ मिला के वादा किया कि आप अनशन तोड़ो, हम आपकी बात सुनेंगे, और ये लेटर में लिखा है साफ साफ कि वहां पर जितने रूम बने हैं उस पर थोड़ा कार्रवाई होगी। उस बात को पूरे 20 महीने निकल गए हैं, और 20 महीने में जैसे कि आपने कहा कि 500 लोगों को बेघर करोगे, तो मैंने आपका जवाब दिया कि 5000 लोगों को बचाने के लिए अगर मेरे 500 लोग भी जाते हैं ना उसके अंदर, तो मुझे गम नहीं है। आज 5000 लोग आने वाले जुड़े बचेंगे, कल 10,000 लोग बचेंगे। नहीं तो वो आदिवासी जमीन है और मंत्रालय के अंदर उसके अंदर केस भी चालू था, उसका भी लेटर मेरे पास है, और वो आदिवासी से छीनी हुई जमीन है वो। उधर पे माफिया चल रहा है, माफिया। नरेंद्र चौहान साहब को मालूम होना चाहिए। अगर काटकर साहब ने क्या बोला इस बारे में? काटकर साहब ने खाली लेटर यूं लिया, यूं देखा और रख दिया। बोले हम सोचेंगे। सोचने का मतलब क्या? उनका वो जाने क्या सोचना चाहते हैं, वो जाने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि काटकर साहब की भी सहमति इन अवैध निर्माणों को है? देखो राजू भाई, पूछने से अच्छा जाके देखो ना पर। अब चले जाओ। आज आप बोलते हो कि 500 घर बेघर हो गया रहमान भाई तुम्हारे वजह से, वो 5000 तो बचेंगे जो आगे जो बनने वाले हैं। अभी काटकर साहब अब भी आए ना, तो और 2 साल रहेंगे। ये 2 साल के अंदर आधार बांधकाम बढ़ते जाएगा। आपको मैं याद दिलाने के लिए बता दूं कि 2022 में काशी गांव में ग्रीन विलेज बोल के एक झोपड़पट्टी थी, वो 6 साल से बसी थी राजू भाई। कितने साल से? 6 साल से। वो अभी 2022 में क्यों तोड़ा? 6 साल। वो तो विनय शाह बिल्डर का उसमें मामला था, उसको टीडीआर भी दे दिया गया, वो सारी चीजें दे दी गई, उसकी तो कहानी कुछ अलग है। राजू भाई, क्या इनको पहले मालूम नहीं होता है? पहले इनको नहीं मालूम होता, मेरे को खाली आगे बता देंगे कि हाँ अपने को पहले मालूम नहीं होता। हम नगर पालिका में आते हैं तो हम सीखने के लिए आते हैं, काम करने नहीं आते। अभी ये जो जगह है 41, 44, 45 की जगह है, ये मैं 100% बोलता हूँ नरेंद्र चौहान साहब की बदली होगी, खाटकर साहब की बदली होंगी। वो नया अधिकारी आएगा, वो देखेगा नहीं कि 5000 झोपड़े, वो कारण बता देगा ये आदिवासी लाइन है, खेतीबाड़ी की लाइन है, ये फलाने बिल्डर की लाइन है, तोड़ देगा। इस तरह ग्रीनों का बोल रहे हो ना कि वो उनकी जगह थी, टीडीआर उठा के तोड़ दिया, उसको भी वो कारण बताएगा। तो आप अभी अनशन के मार्फत क्या मांग करते हैं? आप? मैं ये मांग करता हूं कि वो जगह को लीगल करो, उसके आगे जो भी जगह बनेंगी वो लीगल तरीके पे बनेगी, या तो उस जगह का निर्माण तोड़ दो, खत्म करो उसको, और गरीब जनता आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं तौसीफ शेख, लोक सहायता वेलफेयर ट्रस्ट का फाउंडर चेयरमैन। आज आप अनशन पे रहमान भाई के साथ बैठे हैं, इसकी क्या कारण है? इसका कारण ये कि जो अब्दुल रहमान शेख साहब है, ये सच्चाई के लिए लड़ रहे, गरीबों के हक के लिए लड़ रहे। और इन्होंने जब भी कहा ना कि आपने कहा पूछा था सवाल के 500 घर टूट जाएंगे, तो हम तोड़ने नहीं कह रहे, उनको लीगलाइज करो जब भी रहने आ गए, नए बनने मत दो। अभी भी काम चालू है, बांध काम हो रहे हैं। गरीब लोग 1-1 रुपया करके पैसे जमा करके जब घर खरीदता है
तो उसको उसका दिल जानता है कैसा लिया, और जब उसकी खुद की छत होती है वो कितना खुशी खुशी घर में आता है। और नगर पालिका का जैसी ऑफिसर का ट्रांसफर होता है उसके बाद वो अपने काम रंग दिखा देते हैं, आके तोड़ के उनको बेघर, उनका एक सामान बाहर ले जाने नहीं देते उन लोग और कार्रवाई करते। तो इसके हम खिलाफ है। हमारा एक ही बोलना है कि भाई जो रहमान भाई बैठे साथ में, हम इनके साथ में हैं और हमारी पूरी ट्रस्ट और हमारे जितने लोग हैं सब इनके साथ हैं। और आने वाले टाइम पे अगर 1-2 दिन में कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो मैं खुद इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप ये अनशन पे इनके साथ बैठे हैं, क्या वजह है इसकी? मेरा नाम दानिश लांबे और मैं स्टार फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। इनके साथ बैठने की वजह यह है कि अब्दुर्रहमान शेख साहब ये अमन शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से ये गरीबों का सोचते हैं और बहुत पूरी जिंदगी की खून पसीने की कमाई लगाकर एक गरीब जो है एक झोपड़ा खरीदता है और इस उम्मीद पर खरीदता है कि मैं जिंदगी भर यहाँ पर रहूंगा। उसके ऊपर एक पूरी जिंदगी लगती है एक घर खरीदने के लिए और उसको लगता है कि ये लीगल है, कुछ कागजात बनते हैं तो, लेकिन वो लीगल नहीं होता है। तो उसके लिए जब गरीब इतना खर्चा करके रहता है और 4-5 साल तक ये अधिकारी सोए रहते हैं, मैं तो बोलता हूँ सोए नहीं रहते, ये जागते रहते हैं। और ऐसा सुनने में आया है बाहर से कि इनका भी कुछ अंदर हिस्सा होता है और मैंने ऐसा कुछ लोगों से सुना, इधर बताते हैं कि कुछ लोग जो है उनको भी कुछ हिस्सा पहुंचाते हैं और वो हिस्सा पहुंचने के बाद जब एक वक्त होता है इनकी बदली हो जाती है तो बाद में नया अधिकारी आता है और वो तोड़ देता है। तो या तो इन सब चीजों को अभी ही रोकना चाहिए और बल्कि अभी रोकना ही नहीं चाहिए। पिछले दिनों में जिन ग्रीन विलेज का या कोई और भी जगह पर का जहां पर का इन्होंने इलीगल बोल के तोड़ा, उनको भी इन्होंने रिहेबिलिटेशन करना चाहिए। रीजन क्या है कि वो लोगों ने भी आज जो अब बसे हुए वो भी और पहले भी जिन्होंने ऐसे जगहों पर पैसा लगाया था और उनका इलीगल बोल के 6 साल बाद तोड़ा गया, उनके दोबारा घर नहीं बसे। ये वजह है कि हम इनके आज साथ में आए हुए कि गरीब कहां से लाएगा 12 लाख 15 लाख 20 लाख बार बार लाते रहेगा और तोड़ते रहेंगे उस घर को। या तो कार्रवाई पूरी सही ढंग से लीगल बस्ती बसाओ, जगह बहुत है सरकार के पास, दो उधर बसाओ ना, कौन मना करता है। इस भाई का क्या बोलना है कि लीगल कर दो, उनको तोड़ना नहीं, लेकिन जब उनको दे रहे हो आप तो सही ढंग से दो। गलत ढंग से हफ्ते खाकर आप परमिशन देते हैं। अच्छा, वो जगहों पर टैक्स पावतियां बनती है, लाइट बिल बनते हैं, उसके ऊपर रेशन कार्ड बनते हैं, वोटर आईडी बनते हैं, पानी भी आ जाता है और फिर इलीगल बस्ती हो जाती है। ये समझ में नहीं आता और इसके लिए हम एनजीओ की तरफ से होते हुए भी भाई के साथ बैठे। भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमको इनकी फिक्र है और हम चाहते हैं कि सरकार और जो लोग बैठे हुए हैं पोस्ट पर वो लोग इनकी बातों को सीरियसली ले। नहीं, इनके लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं वो लोग, एम्बुलेंस वगैरह सब रेडी कर रहे हैं। एम्बुलेंस की नौबत आनी नहीं चाहिए, बात माननी चाहिए, सब हो जाएगा, इनके साथ पूरा मीडिया रहेगा। आप कैसे थोड़ा बैठी हैं गीता खाना बाहर? मेरे भाई यहाँ पे बैठे, मुझे मालूम पड़ा कि मेरे भाई बैठे यहाँ पे, तो मैं भाई से आके चर्चा करी तो बोले कि मतलब सबका इनलीगल बुला गए हैं करके रूम खाली करने की बात कर रहे हैं और सबको निकाल देंगे। तो मेरा नगर लीगल है तो पूरा लीगल बनाओ, किसी को ऐसे अंधेधुनी में मत रखो। और मेरे भाई यहाँ पे बैठे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो इनकी जगह पर मैं बैठूंगी। क्या बात। तो आपने देखा किस तरह रहमान शेख के साथ कई संस्थाओं के लोग और गीता खाना बाहर खुद यहाँ पे आई। तो मैं आज इस मंच से यहाँ से हमारे संजय काटकर साहब से एक बार अपील करूंगा कि किस तरह इसी जगह पर ये लड़की ने 17 दिन उपवास किए थे, इसकी हालत गंभीर हो गई थी। उसके बाद कुछ लोगों ने आयुक्त श्री मधुकर पांडे जी से रिक्वेस्ट करके गुना दाखिल कराया 17 दिन बाद। वैसी स्थिति हमारे रहमान भाई के साथ ना आए, और क्योंकि ये अब बॉल आपके पाले में है, आपके अधिकारियों के पाले में है, उस जगह पे यदि आप या तो लीगलाइज करने का ऑर्डर कर दीजिए या तोड़क कार्रवाई करा दीजिए ताकि अनशन खत्म हो जाए। नमस्कार सर्व पत्रकार आणि जे बसलेले आमचे अब्दुल रहमान साहेब आहेत यांच्यासाठी आम्ही त्या सहकार्याला आलो आहेत। आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे असं आहे साहेब की 2023ला जेव्हा चव्हाण साहेबांनी नगरपालिका एमबीएमसी कडून जे लेटर यांना दिलं गेलं होतं त्याच्यावर त्यांनी कुठलीही कारवाई न केल्यामुळे आज आमच्या भावाला अब्दुल रहमान साहेबांना यांना इथं उपोषणावर बसावं लागलं। हे फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे आणि समाजासाठी जो माणूस आपल्या स्वतःच्या जीवा पर्वा न करता इथं आज बसलाय उपोषणावर, ही वेळ यायला न पाहिजे होती आणि ती आली तरी मेहरबानी करून एमबीएमसी अधिकाऱ्यांनी याची काळजी घ्यायला पाहिजे आणि त्वरित त्याच्यावर त्यांचं म्हणणं ऐकून एक तर त्यांना लीगल करा अन्यथा त्याच्यावर कारवाई करा।
हे दोन पर्यायापैकी एक पर्याय चव्हाण साहेबांनी घ्यायला पाहिजे, कारण जो पत्र त्यांनी दिलेलं आहे यांना 2023ला, त्या पत्रावरनं तर हेच कळतं की यांची लापरवाही आहे. पण चव्हाण साहेब करू शकत नाही ना, तर संजय काटकरच्या हातात आहे. साहेब MMC अधिकारी कोणी असो, कोणी ज्याच्या हातात हे सर्व आहे, त्यांनी याच्यावर कारवाई करायला पाहिजे होती. आज हा माणूस सोशल वर्कर काम करतोय आणि आज तो लोकांच्या हितासाठी काम करायला इथं बसलाय. आज जे लोकांनी पैसे टाकून तिथे घरं अडकवलेत, बरोबर, त्या माध्यमातून जे लोकांचं नुकसान व्हायला नाही पाहिजे. आणि लोकांचं जर यांना लिगल करा, त्यांचं ते पण म्हणणं की तुम्ही लिगल करा, मी अनशन संपवतो, बरोबर. म्हणजे एकूण त्यांचं जर उपोषण आहे ते लोकांच्या हितासाठी आहे, हे शासनाने काळजी घ्यायला पाहिजे, माझं एवढंच म्हणणं आहे. आणि शासनाने याच्यावर योग्य निर्णय घेऊन अब्दुल रहमान भाईचं जे म्हणणं ते ऐकायला पाहिजे, आमची सर्वांची विनंती आहे. मैं राजू गोयल, अनमोल समाचार, आप देख रहे हैं अनमोल समाचार, मैं राजू गोयल। मेरे इस वीडियो पर आपको जो मेरी बात सही लगी हो तो आप कमेंट करें।